जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 6 जून 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायुसेना के अगले उप प्रमुख कौन बने हैं? यानी कि वायुसेना के आने वाले समय में उप प्रमुख कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। तो आशुतोष दीक्षित को हाल ही में वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और वो 1 जुलाई 2026 को अपना पद संभालेंगे। और वो किसका स्थान लेंगे वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में? तो वो एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लेंगे। यानी अभी वर्तमान में नागेश कपूर हैं वायुसेना के उप प्रमुख। 1 जुलाई से आशुतोष दीक्षित जी वायुसेना के उप प्रमुख हो जाएंगे। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को और इसका पुनर्गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? अमरप्रीत सिंह। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की कुल 7 कमान है। इसको देखते हैं। इसके मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पश्चिमी वायुसेना कमान का मुख्यालय है नई दिल्ली में, पूर्वी वायुसेना कमान का मुख्यालय शिलोंग में और दक्षिण पश्चिमी वायुसेना कमान का मुख्यालय गांधीनगर में है। दक्षिणी वायुसेना कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, मध्य वायुसेना कमान का मुख्यालय प्रयागराज, रखरखाव वायुसेना कमान का मुख्यालय है नागपुर और प्रशिक्षण वायुसेना कमान का मुख्यालय है बेंगलुरु। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं, तो इन सभी को आप नोट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत का 100वां रामसर स्थल कौन बना है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। तो अब भारत में 100 रामसर साइट हो गई हैं और 100वां जो रामसर स्थल बना है वो बना है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे सुरहा ताल भी बोला जाता है। तो ये भारत का 100वां रामसर स्थल बना है और ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। ठीक है, यानी कि अब यूपी में 13 रामसर स्थल हो गए हैं और पूरे भारत में 100 रामसर स्थल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट हैं वो हैं तमिलनाडु में। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित सेखा पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया था। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एटा में है, और गुजरात के छारी ढांड, जो कि कच्छ में है, इसको रामसर साइट घोषित किया था। और दिसंबर 2025 में राजस्थान की सिलीसेड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया था। तो दोस्तों, रामसर साइट वे आर्द्रभूमि होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। ठीक है, आर्द्रभूमि क्या होती है? तो ऐसा स्थान जो वर्ष भर गीला रहता है, जहाँ पर पानी रहता है, उसे वेटलैंड्स बोलते हैं। तो जिन वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है उसे रामसर स्थल बोलते हैं। दोस्तों, रामसर संधि या रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसकी शुरुआत 1971 में ईरान के रामसर शहर से हुई थी। दोस्तों, हाल ही में घोषित किए गए कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट डिस्कस करते हैं। जैसे गोगाबील झील, ये कटिहार बिहार में है। गोकुल जलाशय, ये बक्सर बिहार में है। उदयपुर झील, ये पश्चिम चंपारण बिहार में है। खीचन वेटलैंड साइट, ये फलौदी व जोधपुर राजस्थान में है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये उदयपुर राजस्थान में। और सक्कारा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में। और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित हैं। तो इनको भी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ मिश्रा को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। तो विश्व बैंक में भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? नीलकंठ मिश्रा बने हैं। तो केंद्र सरकार ने नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक के हेडक्वार्टर, जो कि वाशिंगटन डीसी में है, कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया है। और वो किसका स्थान लेंगे? तो वो परमेश्वरम अय्यर का स्थान लेंगे। और दोस्तों, नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक के मुख्य बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसके अलावा दक्षिण एशियाई निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये सभी आते हैं, इसके लिए काम करेंगे।
विश्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो 4 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं। 189 इसके मेंबर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट पर 1 साल का बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। तो नागालैंड की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है और अपने राज्य में तंबाकू प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। यानी कि अब नागालैंड में तंबाकू या निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन होगा, ना उसका निर्माण किया जाएगा, ना उसकी पैकेजिंग, भंडारण कुछ भी नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी बिक्री की जाएगी। ठीक है, तो गुटखा, पान मसाला ये सभी वहां पर बैन हो जाएंगे। किस राज्य में? नागालैंड राज्य में। नागालैंड की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और कोहिमा इसकी राजधानी है। नंद किशोर यादव जी यहाँ के राज्यपाल हैं। ये हाल ही में वहाँ के राज्यपाल बने हैं। नंद किशोर यादव जी का संबंध बिहार राज्य से है। मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 60 सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट है। यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का, वो कहलाता है इंतांकी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जो पूरे देश में फेमस है। उसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है और इस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है। नागालैंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, म्यांमार है, और म्यांमार से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत को किस देश से चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों, रूस से भारत ने 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। ठीक है, तो इनमें से चौथा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत पहुंच चुका है या भारत को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो 2018 में भारत और रूस के बीच में $5.43 बिलियन का एक समझौता हुआ था, जिसके तहत कुल 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलने थे। ठीक है, तो अब तक 3 पहले ही आ चुके हैं, उनको सेवा में लगा दिया गया है। चौथा आ चुका है, अब 5वां आने वाले समय में मिलेगा। S-400 की अगर हम बात करें तो यह 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के जेट्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन को टारगेट कर सकता है। तो इसमें मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मिसाइलों और फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का सिग्नल पकड़ लेते हैं और अलर्ट भी देते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसमें S-400 का इस्तेमाल किया गया था और इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका काम होता है कि हवा में ही दुश्मन की जो मिसाइल है, ड्रोन है, इनको मार गिराना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार तरुण कपूर का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो उनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार हैं तरुण कपूर जी, तो उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तरुण कपूर की बात करें तो वो इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। कुछ सचिव एवं सलाहकार एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? टी.वी. सोमनाथन। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? पी.सी. मिश्रा या पी.के. मिश्रा, सॉरी पी.सी. मिश्रा नहीं, पी.के. मिश्रा जी। कुछ इंपॉर्टेंट सचिव और सलाहकार भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? टी.वी. सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधान सचिव नंबर 2 कौन है प्रधानमंत्री के? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी हैं। और प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। वित्त सचिव हैं अजय सेठ। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। अच्छा, राजेश कुमार सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि अभी इन्हें DRDO के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीश दयाल सिंह। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं V. अनंत नागेश्वरन। तो दोस्तों, ये सचिव और सलाहकार हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का निधन कब हुआ है?
तो इनका निधन हुआ है 4 जून 2026 को। तो संविधान के एक विशेषज्ञ थे सुभाष सी कश्यप और लोकसभा के पूर्व महासचिव थे। तो इनका हाल ही में 4 जून को निधन हुआ है। इनका जन्म दोस्तों 1929 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर में हुआ था। ये 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं। अच्छा दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पद होता है लोकसभा में, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मेदिनीपुर जिले के दादन पत्रवार में एक नया बंदरगाह विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक नया बंदरगाह डेवलप किया जाना है। तो इसकी घोषणा हाल ही में शुभेंदु अधिकारी जी को द्वारा की गई है, जो कि पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने ये घोषणा की है कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दादन पत्रवार में एक नया बंदरगाह डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर बंदरगाह की बात हुई है, पोर्ट की बात हुई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह डिस्कस करते हैं। जैसे दीनदयाल बंदरगाह है, ये गुजरात में है। इसे पहले कांडला बंदरगाह बोला जाता था। मुंबई महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है महाराष्ट्र में। और मोर मुगाव है गोवा में। न्यू मैंगलोर है कर्नाटक में। कोचीन है केरल में। चेन्नई है तमिलनाडु में। और कामराजार, जिसे पहले एन्नोर बोला जाता था, ये तमिलनाडु में है। BO चिदम्बरनार तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। पारादीप ओडिशा में। कोलकाता जो बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को पहली बार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा है? आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI, यानी सुखोई विमान हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नागरिक हवाई अड्डे पर लड़ाकू विमान उतरा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर कभी इमरजेंसी आती है तो ऐसे समय में जो नागरिक हवाई अड्डे होते हैं वहां पर भी लड़ाकू विमान को उतारा जा सकता है। ठीक है, तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में सुखोई विमान को उतारा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत कहाँ की है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन ने मिलकर जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनकी सप्लाई के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब वे खनिज पदार्थ जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा उद्योगों में और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सभी क्रिटिकल मिनरल्स आते हैं। तो भारत और ब्रिटेन ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए एक ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है नई दिल्ली में। ठीक है, जैसे लिथियम जो मिनरल्स है इसका इस्तेमाल बैटरियों में किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी को क्रिटिकल मिनरल्स बोला जाता है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लूसेंट का कोर्स खरीद सकते हैं, इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप खरीद सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप में टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, तो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी, इस ई बुक को भी जा करके प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की तीसरी बार पीएम बनी है? डेनमार्क। और 2027 से 2028 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन चुने गए हैं? ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे। नासा के द्वारा किस मिशन को हाल ही में निष्क्रिय घोषित किया गया है? मैवेन। हाल ही में किस मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और CBFC के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? पहलाज नेहलानी। हाल ही में ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? गुजरात।
हाल ही में किस दर्रे पर टनल परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? फोटुला दर्रा। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मेसी को। भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव के रूप में किस गांव को डेवलप किया गया है? चुमूर को, जो कि लद्दाख में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन सा देश बना है? इंडिया बना है। इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करेंगे। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य या कौटिल्य, इंडिका के मैगस्थनीज, अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, हर्षचरित बाणभट्ट ने, राजतरंगिणी कल्हड़ ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ को लिखा था महात्मा गांधी, और इंडिया विंस फ्रीडम इसको लिखा था किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद जी की है। और रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। तो इन पुस्तकों को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5। और कौन कौन है? अमेरिका, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, आपको एक क्वेश्चन का आंसर और देना है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा आर्मी डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ऐप पर ई बुक वाला सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें।